हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। एक बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। एक ऐसा चैप्टर लेकर के आया हूँ जो आपकी कहीं ना कहीं 6th क्लास से शुरू होकर के और आपके ये ग्रेजुएशन लेवल तक थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके आप इसको पढ़ते हैं। आपकी NCERT आपको स्टेप बाय स्टेप इस विषय में आपको पारंगत करने का प्रयास करती है। जो भी स्टूडेंट इसको बेसिक से लेकर के लास्ट तक पढ़ता है वो स्टूडेंट केवल अपनी स्कूल लाइफ में ही इससे नंबर प्राप्त करने से बढ़कर वो आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम देता है, किसी भी जॉब के लिए जब वो अप्लाई करता है तो उन पेपर में भी या उन एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहते हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को मिस किया तो आप +2 लेवल तक स्कूल में इस चैप्टर को या इस चैप्टर के विषय में या जिस विषयों को ये चैप्टर समझाने जा रहा है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं सुनते हैं, समझते हैं, तो आप इस चैप्टर के हर एक क्षेत्र में कमज़ोर रहने वाले हैं। आप लोग 9th क्लास में इसे पढ़ने के बाद जब 10th क्लास में जाते हैं तो उसमें ये और भी विस्तार से पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद इस चैप्टर के अनुसार जो हमारे भारत में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी जो सब कुछ पाए जाते हैं उनके विषय में और डिटेल से आपको पढ़ाया जाता है। और जब आप पूरी डिटेल से ये सब समझ जाते हैं तो फिर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप किसी भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं, ये मेरा दावा है। तो डियर स्टूडेंट, 9th क्लास का ये एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारी ज्योग्राफी की बुक से, और इसके माध्यम से मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अतः एकाग्र होकर के इस चैप्टर को अवश्य अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि लाइफ टाइम आप इसको भूले नहीं। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 जियोग्राफी यानी कि भूगोल हमारी 9th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर 5 है और इसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो देखिए, क्या आपने अपने स्कूल, घर या उसके आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास और पक्षियों को देखा है? ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों स्टूडेंट, हमने ये सब देखा है और हम इनमें से कुछ न कुछ दृश्यों को तो अब भी देख रहे होंगे। क्या वे सब एक ही प्रकार के हैं अथवा अलग अलग प्रकार के हैं? तो यहाँ पर देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है। जो कुछ आपने ये इनमें से देखा है क्या वो सभी एक प्रकार के हैं या फिर वो अलग अलग हैं? तो देखिए, भारत एक बड़ा देश है जिसमें आप अनेक प्रकार की जैविक रूपों की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है, भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और इसमें कई जैविक रूप पाए जाते हैं। हम अगर पश्चिम में देखें तो हमारा थार मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय जीव पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती हैं। अगर हम पूर्व की बात करें यानी कि ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और लगातार होने वाली वर्षा है, नम वातावरण पाया जाता है, तो वहाँ अलग से प्रकृति पाई जाती है। इसी तरह से हमारे हिमालयी क्षेत्र को देखते हैं तो शीत जोन होने की वजह से वहाँ पर उसी तरह की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। फिर दक्षिण या फिर हमारा कोस्टल एरिया है, ये भी सम जो तापमान पाया जाता है वहाँ पर इसी तरह की वनस्पति भी वहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत के
तापमान और जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी इसी तरह से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर के माध्यम से कि भारत जो हमारा देश इतना विशाल है, इसमें किस तरह से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और विश्व के कितने प्रतिशत हम हिस्सा बनते हैं इन सब में। तो देखिए, भारत विश्व के 12 मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो आपको याद रखना है कि विश्व के 12 मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है हमारा देश। लगभग 47 यानी कि 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे यहाँ पाए जाते हैं। तो 47,000 तो विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। संसार में 10वें स्थान पर है हमारा देश वनस्पति के मामले में। अब एशिया के देशों में चौथे स्थान पर आता है। और एशिया के देशों में कितने स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर वनस्पति के मामले में। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। यानी कि जो 100% पौधे फूल के पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी पर, उसमें से 6% तो केवल हमारे भारत में ही पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जो फूल देते हों। यहाँ बहुत से बिना फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि शैवाल यानी कि एलेगी, फर्न और कवक। कवक को फंजाई भी कहा जाता है। और भारत में लगभग 89 यानी कि 89,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जानवर पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की ताजे तथा समुद्री पानी की मछलियां भी पाई जाती हैं। ताजे पानी की तथा समुद्री पानी की मछलियां भी पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय है। तो प्राकृतिक वनस्पति से क्या अभिप्राय है देखते हैं। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप देखिए, आपके आसपास जो वनस्पति अपने आप उग जाती है, किसी खाली पड़े प्लाट में या खाली पड़ी ज़मीन में अपने आप जो वनस्पति उगती है और उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, ना तो उसको उगाने में, न ही उसको जो है जल आदि देने में हमारा कोई योगदान नहीं होता है, यही प्राकृतिक वनस्पति होती है। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। तो ये अक्सर जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा नाम क्या है, तो वो है अक्षत वनस्पति। अतः विभिन्न प्रकार की कृषि, फसलें, बागान और फल तथा वनस्पति का भाग तो है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जो कृषि फसलें हैं, बागान हैं, फल हैं और वनस्पति का भाग तो है, लेकिन इन्हें प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहा जा सकता। तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य ने उगाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखें तो क्या आपको पता है, यहाँ कुछ जानने को मिलता है हमें। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज, और जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है। या वनस्पति लगा दीजिए, जरूरी नहीं है कि पौधे ही लिखा हो, कहा जा सकता है कि भाई देशज वनस्पति किसे कहते हैं या विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं। तो इसी तरह से देशज पौधे किन्हें कहते हैं और विदेशज पौधे किन्हें कहते हैं। वनस्पति जगत से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय में होने वाली पौधों की उत्पत्ति से है। इसी प्रकार प्राणी जगत हमें जानवरों के विषय में बताता है। बिल्कुल ठीक कहा है। तो देखिए, प्राणी जगत है वो हमें जानवरों के विषय में बताता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता के निम्नलिखित कारण है। अब ये जो विविधता पाई जाती है इसके निम्नलिखित कारण है। हम मनुष्य को ही देख लीजिए, कितनी विविधता है कि भारत में देखिए किस तरह के लोग रहते हैं। सभी तरह के लोग पाए जाते हैं। काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से पृथ्वी पर भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विविधता वाले लोग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो इस वनस्पति को प्रभावित करता है तो वो है धरातल। हमारे धरातल का जो भूभाग है
ये वनस्पति को प्रभावित करता है। तो भूभाग का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। क्या पठार, पर्वत और मैदान तथा शीतोष्णीय कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जा सकती? तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो पृथ्वी पर पठार हैं, पर्वत है, मैदान है और शीतोष्णीय कटिबंध जो हैं, क्या उनमें एक ही तरह की वनस्पति नहीं पाई जा सकती? तो धरातलीय स्वभाव का वनस्पति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो धरातल का स्वभाव है या उसकी बनावट है, उसका वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है, तो उपजाऊ भूमि पर ही कृषि करेंगे हम, तभी हमें फसल प्राप्त होगी। वहीं ऊबड़ खाबड़ भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ कृषि नहीं की जा सकती, ऊबड़ खाबड़ जगह पर बसा नहीं जा सकता, वहाँ पर यातायात के साधन नहीं बनाए जा सकते, जिनमें प्राय वन्य प्राणियों का ही बसेरा होता है या उनका ही आश्रय होता है। तो ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है और आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद है मृदा, क्योंकि धरातल का ही ये एक घटक है मृदा, और मृदा भी वनस्पति को प्रभावित करती है। विभिन्न स्थानों पर प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। तो कहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, और ये जो अलग अलग मिट्टी है, ये अलग अलग प्रकार की वनस्पति का आधार बनता है। उदाहरण के लिए मरुस्थल, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, मरुस्थल के बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियां और नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो कटीली झाड़ियां आप तो समझ गए होंगे बिल्कुल आराम से कि भाई जो कीकर है या कांटेदार और झाड़ियां हैं या फिर बेर की झाड़ियां हैं, ऐसी जो है पौधे वहां पर पाए जाते हैं मरुस्थल में। दूसरी तरफ नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र क्या होते हैं? जब नदी अपने उद्गम स्थान से, उद्गम स्थान होता है जहाँ से वो शुरू होती है, वहाँ से चलती है, तो वो बहते हुए अपने साथ बहुत सी मिट्टी और लकड़ी है और भी कई तरह के जीवाश्म आदि जो है वो बहाकर अपने साथ ले जाती है, और जिस भी स्थान पर यह जाकर के समुद्र से मिलती है, वहाँ पर ये इन सब अवसादों को जो ये बहाकर लाती है उनको छोड़ देती है, और वहाँ एक के बाद एक लेयर बनती रहती है, यानी कि परत बनती रहती है, और एक भूमि का निर्माण होता है। जो भूमि पानी से डूबी हुई होती है और वहाँ पर एक ऊंचा टीला नुमा आकार बन जाता है, इसी को ही डेल्टा कहते हैं। यह शंकु के आकार का होता है, और वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये पर्णपाती वन क्या होते हैं? ये वो वन है जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए, सदाबहार वन होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते। दूसरा पर्णपाती वन है जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और एक है मैंग्रोव वन। वो मैंग्रोव वन भी डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषताएं होती है कि ये आधे पानी में डूबे होते हैं और आधे पानी से बाहर होते हैं। ज्वारीय वन अगर पूछा जाए तो ये भी डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दलदली वन अगर पूछा जाए तो वो वन भी डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी होती है, वहां शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो देखिए, पर्वत की जो ढलानें हैं वहां पर मिट्टी, ढलानों में जो ऊपर से मिट्टी गिरती है वो नीचे जमा हो जाती है, तो वहां मिट्टी गहरी होती है, और उस क्षेत्र में जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन, अब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई क्रिसमिस जो ट्री है, या फिर जो आपने जम्मू कश्मीर की तरफ लंबे लंबे वृक्ष देखे हैं, तो वो शंकुधारी वन होते हैं। वो ऊपर से तो पैने होते हैं और नीचे से थोड़े फैले हुए होते हैं, और होते हैं बहुत ही लंबे। तो ये आपको याद हो गया होगा, बड़े ही अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है। आगे जो फैक्टर है वो है जलवायु, और जलवायु में भी क्या आता है? तापमान। तो देखिए, वनस्पति की विविधता तथा इसकी विशेषताएं तापमान और वायु की नमी के ऊपर भी निर्भर करती है। तो तापमान कितना है, उसी तरह से वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। और फिर ये जो वायु होती है
उस क्षेत्र में, तो वायु में नमी कितनी है वो भी प्रभावित करती है। अगर हम मरुस्थल की बात करें तो वहाँ की वायु में नमी नहीं होती और वो शुष्क होती है, और तटीय क्षेत्रों के पास वाले राज्यों की बात करें तो वहाँ की वायु में नमी होती है। और अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्र की, मेघालय की तरफ, तो वहाँ की वायु में भी नमी पाई जाती है। और अगर हम बात करें हिमालय क्षेत्र की, तो उसकी वायु में जो है नमी कुछ मात्रा में होती है, लेकिन वह अत्यधिक ठंडी होती है। हिमालय पर्वत की ढलानों एवं प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में कमी वनस्पति के पनपने तथा उनकी वृद्धि को प्रभावित करती है। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, जो ढलानें हैं पर्वतों की, वहाँ पर क्या कहा है कि भाई प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर, तो यहाँ समझने वाली बात है, ऊंचाई की बात बताई गई है ना। ये बात आपको समझनी है कि ऊंचाई की बात कही गई है। हिमालय के पर्वतों के जो ढलान है वो, और प्रायद्वीपीय पठार के जो पहाड़ियों पर जो ऊंचाई है 915 मीटर की जो ऊंचाई है, वहाँ तापमान में कमी आ जाती है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा और हम आपको याद दिला देते हैं कि हर एक 160 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम जहां रहते हैं और वहां से 160 मीटर ऊपर जाएं, तो हम दोनों स्थानों का अगर तापमान मिलाते हैं तो उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का जो है गिरावट आ जाती है। उसके बाद हम फिर अगले 160 मीटर ऊपर का तापमान मिलाते हैं तो मूल स्थान से तो 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर मिलता है, और जो हमने 160 वाला देखा था वहां पर 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपको समझ में आया होगा कि भाई प्रत्येक 160 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। मेन बात तो ये है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो देखिए, प्रभावित तो करती है वनस्पति को उसकी ऊंचाई, जगह की जो तापमान की कमी है वो भी प्रभावित करती है। उसे उष्णकटिबंधीय से शीतोष्ण, उपोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों के अंदर परिवर्तित कर देती है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय क्या होता है? उष्णकटिबंध होता है गर्म तापमान वाले क्षेत्र, और शीतोष्ण क्या होता है? जहां पर भाई निश्चित समय में सर्दी आती है और गर्मी भी आती है। उपोष्ण क्या है? जो गर्मी से निकल करके केवल सर्दी वाला क्षेत्र होता है, और इसे अल्पाइन वनस्पति कहा जाता है। अल्पाइन वनस्पति कौन सी होती है? जो ध्रुवीय क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है ना। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये बात बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश तो सभी के लिए ही जरूरी है, क्या वनस्पति, क्या जलीय जीव, और क्या फिर वायुमंडल, और फिर क्या मनुष्य, है ना। तो सभी के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो किसी भी स्थान पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान का अक्षांश, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई और ऋतुओं पर निर्भर करता है। तो कैसे यहाँ पर प्रभाव पड़ता होगा इन सभी से? देखिए, अक्षांश क्या है? जो आपने ग्लोब पर देखी हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, 180 जो रेखाएं हैं, उनसे एक रेखा से दूसरी रेखा तक प्रकाश को जाने में कितना समय लगता है? आप सबको पता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो ये प्रभावित करता है। और समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है प्रकाश प्राप्त करने में। उसी तरह से ऋतुएं भी जो है इसको प्रभावित करती हैं, क्योंकि अगर सर्द ऋतु चल रही है और आसमान खुला है, तापमान जो सूर्य की किरणें हैं वो भी आ रही हैं, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से पृथ्वी का तल जो है गर्म नहीं हो पाता। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए, अधिक समय तक प्रकाश मिलने के कारण गर्मी की ऋतु में पड़े अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ते हैं। तो वही बात हमने आपको बताई है कि भाई अधिक समय तक जो प्रकाश मिलता है किसी भी क्षेत्र को, तो वहां पर गर्मी बनने लगती है। और अगर बीच में रुकावट आ जाए, बादल आ जाए, ठंडी हवाएं आ जाए, तो जो भी है उसकी वजह से तापमान गिर जाता है। अब देखिए, पता लगाइए कहा है यहाँ पर, तो हिमालय पर्वत की उत्तरी ढलानों की अपेक्षा दक्षिणी ढलानों पर अधिक सघन वनस्पति क्यों है?
तो हिमालय पर्वत है और उसकी उत्तरी ढलान कौन सी है और दक्षिणी ढलान कौन सी है, और उन पर सघन वनस्पति पाई जाती है दक्षिणी ढलानों पर क्यों? तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि उत्तरी ढलान जो है हमेशा बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है और वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वहाँ वनस्पति के लिए अनुकूल जलवायुवीय दशाएं नहीं पाई जाती। लेकिन दक्षिणी ढलान जो है वो विमुख होता है शीत पवनों के, और वहाँ पर पानी जो है ऊपर से पिघल करके आता रहता है और बर्फ भी कभी कभार और एक निश्चित समय में ही वहाँ पर गिरती है। तो ये जो दशाएं हैं दक्षिणी ढलानों वाली, वो वनस्पति के लिए कुल मिलाकर के उपयुक्त होती है। अब जलवायु का अगला जो कारक है वो है वर्षण। वर्षण यानी कि वर्षा की बात की जा रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि जिसमें जून से सितंबर तक की अवधि आती है और पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है, उपमहाद्वीप में यानी कि भारत और भारत के आसपास के देश, इसमें लगभग सारी वर्षा जो है आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सा है? तो 1 जून को केरल से एंट्री करता है मानसून, और ये जो है मुंबई और जो हमारा दक्षिणी एरिया है, यहाँ पर दक्षिणी एरिया में भारत के पश्चिमी घाट से जो ये पवनें आती हैं, ये जब आगे बढ़ती हैं जून से सितंबर के महीने में, तो हमारे भारत के बहुत बड़े हिस्से में ये वर्षा करती है अलग अलग क्षेत्रों में। फिर उसी तरह से पीछे हटते हुए यानी कि जब लौटता मानसून होता है तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो उत्तर पूर्वी देखिए जो हमारे मेघालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ये वापस लौटता है मानसून, तो उसकी वजह से जो बचे खुचे हमारे क्षेत्र होते हैं वहाँ वर्षा होती है। अब यहाँ पर वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं बताई गई हैं। तो वनस्पति खंड हैं, जैसे आपको पता चलेगा क्या क्या खंड है। तो देखिए उष्ण खंड है, उपोष्ण है, शीतोष्ण है, अल्पाइन है। तो औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेल्सियस में, तो उष्ण में जो है 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है तापमान, और जनवरी में अगर हम देखें तो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। फिर इसी तरह से इसमें टिप्पणी क्या की गई है, कोई पाला नहीं पड़ता। पाला क्या होता है? ये एकदम शुष्क और बिल्कुल ठंडी हवाएं होती हैं जिनमें नमी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती, और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाओं वाला समय होता है। और आप देखेंगे कि कड़ाके की ठंड पड़ती है। पाले के समय में आपने सुना होगा कि भाई पाला पड़ रहा है ना। अब देखिए उपोष्ण। उपोष्ण क्या होता है? 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। जनवरी के महीने में 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान पाया जाता है, और पाला कभी कभी पड़ता है। उपोष्ण क्षेत्र के विषय में बताया गया है। अब है शीतोष्ण, और शीतोष्ण क्षेत्र में 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यह वार्षिक तापमान है, और जनवरी में अगर देखा जाए तो -1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और कभी पाला कभी बर्फ, कभी तो पाला पड़ता है और कभी जो स्नोफॉल होती है वो बर्फ पड़ती है। फिर इसके बाद अल्पाइन है। अल्पाइन आपको मैंने पहले ही बताया था, 7 डिग्री सेल्सियस से जो है तापमान पाया जाता है, यहाँ पर कम पाया जाता है वार्षिक, और जनवरी में इसका औसत तापमान -1 डिग्री सेल्सियस से भी कम पाया जाता है, और यहाँ पर केवल बर्फ जमी रहती है। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये टेबल अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि भी इन क्षेत्रों में ये विशेषताएं हैं, और ये क्वेश्चन आपके लाइफ में जरूर काम आने वाले हैं। तो यहाँ बताया है कि पता लगाइए। इसमें हम क्या देखेंगे, पूर्वी ढलानों की अपेक्षा पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर अधिक सघन वनस्पति क्यों है। तो यहाँ पर ढलानों के विषय में कहा है कि जो हमारे पूर्वी ढलान है भारत की और पश्चिमी घाट है, इसके विषय में पूछा है कि पूर्वी ढलानों की अपेक्षा पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर अधिक सघन वनस्पति क्यों है।
तो देखिए जो हमारे पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान है वो आपके जो अरेबियन सी है इस तरफ का जो तटीय क्षेत्र है उसके विषय में कहा गया है। तो हम इसके विषय में जानेंगे क्योंकि अधिक वर्षा प्राप्त होती है यहाँ पर। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बजाय सघन वन पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है किसी क्षेत्र को तो वहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वन मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक हैं? तो वन तो मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं और जितना सोचेंगे हम उनका महत्व उतना ही ज़्यादा निकल करके सामने आएगा। तो देखिए वन नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल ठीक कहा है यहाँ पर। वन जो है वो हमारे नवीकरणीय संसाधन है। हम नए वन लगा सकते हैं, पुराने वनों को हम संरक्षण प्रदान करके उनको बढ़ा सकते हैं, तो इनको नवीकृत किया जा सकता है, जो वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमारा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसकी गुणवत्ता यानी कि उसको साफ सुथरा करने में, अच्छा बनाने में ये भूमिका निभाते हैं बहुत ही बड़ी। ये स्थानीय जलवायु, मृदा के अपरदन और नदियों की धाराओं को नियंत्रित करते हैं। तो स्थानीय जलवायु जो है उस पर भी इनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। मृदा के अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करने पर भी इनका बहुत ही अच्छे से प्रभाव पड़ता है। वन ही बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं। तो यहाँ हम बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि जब रेलगाड़ी हमारे देश में शुरू की गई थी तो वहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं उनका बहुत ही बड़े स्तर पर इस्तेमाल हुआ था रेल की पटरियाँ बनाने में। और पहले तो रेल के जो बोगी होती थी, जो डिब्बे होते थे, उनको बनाने में भी लकड़ी का काफ़ी प्रयोग किया जाता था। तथा ये ही कई समुदायों को जीवन यापन के लिए संसाधन प्रदान करते हैं। इनके मनोहरी प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर मनोहरी यानी कि जो सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं वनों के अंदर, वो हमारे देश में विदेशी पर्यटकों जो घूमने के लिए आते हैं या फिर सैलानी हम कहते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करने और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। तो वन जो हैं वो तापमान को नियंत्रित रखते हैं और वर्षा कराने में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनसे ही मृदा को आवश्यक जीवाश्म का मतलब आपको पता है कि भाई जो हुमस बनाने वाले तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं, जैसे कि पत्ते हैं, लकड़ी है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद उस मिट्टी में उगने वाला पौधा भी तो, वो बीज भी तो पेड़ ही देता है। तथा वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है और जब वन उगते हैं तो वन में रहने वाले जीवों को उपयुक्त आश्रय मिलता है। अब कई कारणों से भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में काफ़ी बदलाव आया है। तो इसके कारण हम जानेंगे क्या कारण रहे होंगे। जैसे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग। अब हमारे जो देश की जो जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। काफ़ी क्या बढ़ती जा रही है डियर स्टूडेंट, हम आपको अगर करंट अफेयर के हिसाब से बताएं, वर्तमान स्थिति जो है उसमें हम चाइना को पछाड़ गए हैं, है ना। तो चाइना को पछाड़ते हुए हम आगे निकल रहे हैं। तो फिर इसके बाद शहरीकरण भी बढ़ रहा है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए कृषि का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए कृषि को अत्यधिक मात्रा में करने के लिए, फसल उगाने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है और भूमि के लिए हम वनों को काटते जा रहे हैं। फिर शहरीकरण, जो जनसंख्या है उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अपना विकास करने के लिए हम औद्योगिकरण, शहरीकरण ये सभी करते जा रहे हैं। बहुत सी परियोजनाएं आगे बढ़ाई जाती हैं। उद्योगों का विकास के साथ साथ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने की फलस्वरूप भी हम वन्य क्षेत्र को लगातार काटते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमारे जो वन्य संसाधन हैं उनको हमारी ही जनसंख्या की वजह से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।
अब यहाँ पर परियोजना कार्य के विषय में देखते हैं क्या कहा गया है। अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन कीजिए और वृक्षों की पौध लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए और देखिए वे किस प्रकार बढ़ते हैं। तो ये एक प्रायोगिक कार्य बताया गया है। फिर सन 2003 में 68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन थे। तो देखिए आप, आज़ादी के भी काफ़ी वर्षों बाद का यहाँ बताया गया है। लगभग 20 वर्ष पहले का आंकड़ा ये आपके सामने है कि सन 2003 में 68 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र था उसमें वन थे। फिर भारत के बहुत से भागों में वन क्षेत्र सही अर्थों में प्राकृतिक नहीं है। तो सही अर्थों में अगर बात की जाए तो ये जो वन क्षेत्र बताया गया है आंकड़े में, ये प्राकृतिक नहीं है। ये जो है बाग बगीचे हैं, लोगों ने अपने व्यवसाय के लिए जो फलों के बगीचे लगाए हैं, या फिर जो हमारे आसपास सड़कों के किनारे, खेत के किनारे जो पेड़ हैं उनको काउंट किया गया है। तो ये वास्तविक प्राकृतिक वन नहीं है। प्राकृतिक वन क्या होते हैं? जो अपनी जो है स्वतंत्रता से जो उगते हैं, बगैर मनुष्य के हस्तक्षेप के, और बड़ी संख्या में उगते हैं। यदि कुछ अगम्य क्षेत्रों जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल को छोड़ दिया जाए जहां प्राकृतिक वनस्पति है, तो शेष भागों में मानवीय हस्तक्षेप के बगैर, यहाँ हमने पहले ही बताया है कि मानवीय हस्तक्षेप के बगैर जो है वो वनस्पति आंशिक या पूर्ण रूप से परिवर्तित ही हो चुकी है या फिर बिल्कुल ही निम्न कोटि की हो गई है। तो मनुष्य की जो हस्तक्षेप है उसके बगैर अगर बात की जाए तो वो तो केवल हिमालय क्षेत्र और मध्य भारत के कुछ भागों तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में ही प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जरा आप ध्यान दीजिए, इन ही क्षेत्रों में मनुष्य का रहना दुर्भर है, तो वह वहां पर सारी सुविधाएं नहीं पा सकता, इसलिए वहां पर यह प्राकृतिक वनस्पति बची रही। अब यहाँ पर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हर एक राज्य में जो वनों का आंकड़ा है वो दर्शाया गया है। हालांकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से ये वन नहीं कहे जा सकते, लेकिन अब आंकड़ा तो आंकड़ा होता है, जो बताया है वो आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा बताया गया है, ये सबसे ऊंचा यहाँ पर ग्राफ बना है। फिर उसके बाद हमारे जो ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं, सुविधाओं का अभाव है, इसलिए जनसंख्या भी कम निवास करती है। तो जहाँ जनसंख्या कम निवास करती है वहाँ वन काफ़ी मात्रा में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी सोच ही रहा था, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिखाया हुआ है। बाकी ये जो छोटी बड़ी मीनार हैं ये आप देख सकते हैं, ये हैं आपके वो क्षेत्र जहाँ पर शहर बसे हुए हैं बड़े बड़े, और यहाँ कोई वन तो नहीं है, लेकिन इसी तरह से जो बाग बगीचे हैं उनको काउंट करके ये आंकड़े दिखाए गए हैं। अब हम यहाँ परियोजना कार्य के विषय में देखते हैं। दिए गए दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 है, कौन से राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अभी हमने आपको स्पेशल बताया था। दूसरा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है तथा क्यों? ये भी पूछा गया है। तो आप लोग बता सकते हैं इस दंड आरेख को देख करके। इसके बाद कहा है क्या आपको पता है? तो अब हमें कुछ महत्वपूर्ण बात या तथ्य पता चलने वाला है। तो सन 2001 में वनों का सकल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 20.55 यानी कि 20.55% था। तो ये आपको देखना है कि भाई कितना होता है 20.55%। अगर हम इसको 20% भी माने तो 100% के 20% हिस्से पर जो है हमारा जो क्षेत्रफल था उस पर 2001 में वन होते थे।
तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन होती थी, अच्छा खान पान होता था, अच्छी हवा होती थी, लोगों का जीवन लंबा होता था और शांति प्रिय माहौल होता था। अब आगे हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र। अब यहाँ पर हम पारिस्थितिक तंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर पादपों, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये पादप शब्द आया है ये होता है पेड़ पौधों से संबंधित। पेड़ पौधों के लिए ही पादप कहा गया है। तो पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु के द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र विशेष में पादपों की प्रकृति काफी सीमा तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अगर जहरीली वनस्पति है तो जहरीले जीव ज़्यादा पाए जाते हैं, और नॉर्मल वनस्पति है तो वहाँ पर नॉर्मल जीव पाए जाते हैं। अगर गर्म प्रवृत्ति की वनस्पति है तो उसी प्रवृत्ति के जीव भी वहाँ पर पाए जाते हैं। शीत प्रवृत्ति का वहाँ पर इन्वायरमेंट है और वनस्पति है तो वहाँ पर इसी तरह के जीव पाए जाएंगे। उनकी चमड़ी मोटी भी होगी, काले रंग के भी होंगे, सफ़ेद रंग के भी होंगे। तो इस तरह से यहाँ प्रभावित होती है हमारी वनस्पति से हमारा प्राणी जीवन। अब हम देखेंगे जब वनस्पति में परिवर्तन होता है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। तो वनस्पति में अगर परिवर्तन होगा, वनस्पति क्या है, जो हमारे वन संपदा है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी जो पेड़ पौधे उगते हैं इन्हीं को ही वनस्पति कहा गया है। और जब ये बदलते हैं तो जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप और प्राणी आपस में तथा अपने आसपास के भौतिक वातावरण से परस्पर संबंधित होते हैं। तो वो तो सीधी सी बात है, जहाँ पर जैसी वनस्पति होगी उस वनस्पति का उपयोग करने वाले वैसे ही प्राणी भी वहाँ पर पाए जाएंगे तथा एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसी वनस्पतिक रूप से जो है जब ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं जीव और वनस्पति, तो वो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और मनुष्य इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न का मतलब है यहाँ पर अभिन्न हिस्सा है। और मानव किस प्रकार किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो मानव जो है इस पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा मात्र है, और वो भी अभिन्न हिस्सा है। जो वनस्पति है पृथ्वी पर पाई जाती है, किसी क्षेत्र में पाई जाती है, उस वनस्पति और वहाँ पर पाए जाने वाले सभी जीव उनके आपसी सह संबंध को या उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाओं के एक ताने बाने से जो एक समायोजन बनता है, एक गतिशीलता आती है, उसी को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो यहाँ देखिए मनुष्य वनस्पति और वन्य जीवन को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। तो मनुष्य जो है, जब मनुष्य ने विकास नहीं किया था, वो आदि मानव से भी पहले के समय में जब रह रहा था, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, उस समय वनस्पति भी खुशहाल थी और इस पृथ्वी के सभी वन्य जीव भी खुशहाल थे। लेकिन जैसे जैसे इस मनुष्य ने प्रोग्रेस किया, विकास किया है, तो वैसे वैसे हमारी वनस्पति की गुणवत्ता भी घटती गई और ये लुप्त होती गई है काफ़ी वनस्पति हमारी। और उसी तरह से वन्य जीवन भी तंग और परेशान हो चुका, और उसकी वजह से, मनुष्य की वजह से बहुत से वन्य जीव भी गायब हो चुके हैं। अपने लालच के कारण मनुष्य इन संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करता है। वह वृक्षों की कटाई और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। फलस्वरूप कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो फलस्वरूप बताया है कि मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इन वनस्पति और जो हमारी वन्य प्रजातियां हैं, वन्य जीव हैं, उनको अपने व्यापार लालच के लिए जो है उसने बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है इनको। तो आगे हम देखते हैं, क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति अथवा
प्राणी जीवन शैली वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम यानी कि बायोम कहा जाता है। तो आप इस बात से परिचित तो होंगे ही, जिस धरातल पर या जिस क्षेत्र पर किसी विशेष वनस्पति या विशेष प्राणी पाए जाते हैं तो उसे विशाल पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जीवोम कहा जाता है। जीवोम की यह पहचान पादप के आधार पर की जाती है कि जिस प्रकार के वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं उस क्षेत्र में जो जीवोम बनता है उसका वही नाम रख दिया जाता है। जैसे कि दलदली वन, मैग्रोव वन, पर्णपाती वन, पतझड़ वन, शंकुधारी वन, तो उष्णकटिबंधीय वन, यहाँ पर हम इन वनों के नाम से इनको पहचान सकते हैं। अब हम वो पोर्शन देखेंगे इस चैप्टर का जो लाइफ टाइम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है, और ये आपके +2 और ग्रेजुएशन लेवल में तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ हरियाणा और जो हमारी सेंट्रल लेवल के आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उन सभी क्वेश्चन में भी विशेष तौर से इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, वनस्पति के प्रकार भारत में जो पाए जाते हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। उनमें से नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण का मतलब है गर्म। नंबर 2 है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और यहाँ पर देखिए गर्म जो क्षेत्र है उसी के विषय में आया है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। नंबर 3 है उष्णकटिबंधीय कटीले वन या फिर झाड़ियाँ। तो देखिए कटीले वन और झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और ये भी उष्णकटिबंधीय हैं। फिर 4 नंबर पे है पर्वतीय वन, जो पर्वतीय क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं जिन्हें हम शंकुधारी वन भी कहते हैं, वो ये हैं। और फिर है 5वां मैग्रोव वन। मैग्रोव वनों को ज्वारीय वन भी कहते हैं, दलदली वन भी कहते हैं और डेल्टाई वन भी कहा जाता है। तो इन वनों की हम 1 बाय 1 एक एक करके जो है सारी डिटेल से जानेंगे, क्या इनकी विशेषता रहती है, किस तरह से इन वनों का जो है अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से जानवर इनमें पाए जाते हैं, कैसी वनस्पति इसमें पाई जाती है, विशेष तौर पर किस कटिबंध में किस प्रकार के फल उगते हैं, और ये भारत के किन राज्यों में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो वृक्ष इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन वृक्षों का नाम क्या है, उनका हमारे जीवन में उपयोग क्या है, उनके क्षेत्र में यानी कि उस कटिबंध क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये सब हम डिटेल से जानेंगे। और यही वो क्वेश्चन है जो विशेष तौर से किसी भी कंपटीशन एग्जाम की मेरिट को अप डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाटों के अधिक बारिश वाले स्थानों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों तथा लक्षद्वीप और असम के ऊपरी क्षेत्रों और तमिलनाडु के तट तक सीमित है। तो बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वर्षा विशेष ध्यान रखना, तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताए गए हैं कि भाई जो अधिक वर्षा वाले स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, असम के ऊपरी क्षेत्र है और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी होनी चाहिए, ठीक है। ये वन उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं। तो ये वन जो है बड़े अच्छे से ऐसी परिस्थिति में उग जाते हैं। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। 60 मीटर, अब 1 मीटर कितना होता है सभी जानते हैं, तो ऐसे 60 मीटर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प रहता है इन क्षेत्रों में जाकर के घूमना, देखना। और आगे देखते हैं। इसके बाद बताया गया है क्योंकि ये क्षेत्र सारे साल गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, तो सारा साल गर्म और आर्द्र रहते हैं। हवा में जब नमी होती है
और फिर वहाँ पर शुष्क ऋतु भी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर आर्द्रता आने से फिर वो क्या होता है कि गर्म हो जाता है वहाँ का इन्वायरमेंट। तो आगे बताए, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आर्द्रता है और गर्मी भी है तो हर प्रकार की वनस्पति उग सकती है। झाड़ियाँ, वृक्ष तथा लताएं उगती हैं और वृक्षों के पत्ते झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः सारा साल ये वन हरे भरे रहते हैं। भाई किसी एक पेड़ ने पत्ते गिरा दिए तो बाकी वन जो है, जो पेड़ हैं उनमें तो पत्ते हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए इनको जो है सदाबहार वन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, इन वनों में व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि महोगनी और आवनूस। आवनूस को हम एल्बोनी भी कहते हैं। फिर रबड़ उगता है और रोजवुड है, रोजवुड जो फर्नीचर के लिए स्पेशल इस्तेमाल होता है। और सिंकोना है, सिंकोना की पेड़ से औषधि प्राप्त की जाती है। और फिर यहाँ पर वृक्ष जो हैं ये पाए जाते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट ये रहने वाले हैं कि कैसे वृक्ष पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। अब है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवरों में, अब जानवर देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में तो बंदर पाया जाता है, हाथी, हिरन और लंगूर पाए जाते हैं, लेंगूर पाए जाते हैं। फिर असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। तो यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और ये हमारा जो असम का क्षेत्र है ये यहाँ पर मेघालय है और इसके ठीक इस क्षेत्र में यहाँ जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और इस कंजर्वेशन का नाम है, ये जो रिजर्व बनाया हुआ है इसका नाम क्या है, कांजीरंगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक असम में एक और भी राष्ट्रीय उद्यान है और वो कंजर्व रिजर्व है, वो कौन सा है, वो है मानस। मानस नदी के तट पर वो स्थित है। फिर इसके बाद आगे और भी बताया गया है कि इसके अलावा इन जंगलों में कई प्रकार के अन्य पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे कि चमगादड़ तथा विभिन्न प्रकार के रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप मैप के माध्यम से बड़े भली भांति समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये वन पाए जाते हैं। हम वर्षा वन को देख रहे हैं। वर्षा वन आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो खड़ी लाइनें लगी हुई हैं ये असम है, यहाँ से लेकर के असम के बाद फिर यहाँ देखिए नागालैंड है, मणिपुर है और फिर यहाँ पर मिजोरम है और ये त्रिपुरा है और ये मेघालय है। इस क्षेत्र में वर्षा वन पाए जाते हैं। और फिर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दर्शाया हुआ है तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, यहाँ भी वर्षा वन पाए जाते हैं। फिर इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, सारा जो पश्चिम बंगाल बताया है, और फिर ओडिशा का जो तटीय क्षेत्र है यहाँ भी वर्षा वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं केरल। केरल से जब हम ऊपर कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र, मुंबई तक जाते हैं तो यहाँ भी पश्चिमी घाट में जो है वर्षा वन पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, मैप के माध्यम से आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। देखिए अगर हम इन वर्षा वनों को याद रखते हैं तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान भी यही रहने वाले हैं, इनका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 है हमारे इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हम वनों के विषय में जान रहे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इससे पहले हमने जाना है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के विषय में, जिन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी हम जानेंगे। लेकिन जरा इससे पहले आप ठहरिए और कुछ मैं आपको मैप के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि किस तरह से यह जो वन है हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में आपको पाए जाते हैं। तो देखिए इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हमने ये आपको बताया है इस मैप में, तो यहाँ पर हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा है, तो वो आप यहाँ पर इन लाइन के माध्यम से ये देख सकते हैं। तो ये उत्तर हरियाणा से लेकर के
और यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा का काफ़ी क्षेत्र, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा यहाँ पर महाराष्ट्र का भी काफ़ी हिस्सा है। और फिर हम दक्षिण की तरफ कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु यहाँ हम देखते हैं। तो ये हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है। और इससे पहले हमने वर्षा वन देखे थे, तो सर्वाधिक वर्षा इन क्षेत्रों में होती है और ये वर्षा वन भी आपको याद रखने हैं, है ना। फिर इसके बाद देखिए हम अगले जो हमारे वन है उसके विषय में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहा है, और ये जो है आपका ये वाला क्षेत्र ये कटीले वन है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, बालू मिट्टी का स्थान है, यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। और यहाँ महाराष्ट्र के जो दक्षिण का हिस्सा है ये, और फिर इससे आंध्र प्रदेश तक का और कर्नाटक से होते हुए ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन है। अब हम जानते हैं कौन से वन के विषय में, तो वो है हमारे सघन वन। और ये सघन वन आप देखना चाहें तो कहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम अगर बात करें मैंग्रोव वन की, तो ये मैंग्रोव वन हमारे देश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बहुत ही आसान आप लोगों के लिए ये रहने वाला है। तो देखिए ये जो हमारा सुंदरबन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, यहाँ पर मैंग्रोव वन है। फिर इसके बाद कुछ मात्रा में जो महानदी है इसके नीचे का जो डेल्टा क्षेत्र है यहाँ है। फिर हम ये डेल्टाई क्षेत्रों को भी मैंग्रोव वन में दर्शा सकते हैं, लेकिन मेनली अगर बात करें तो वो आपका सुंदरबन का डेल्टा है। अब हम अगर बात करें कौन से वन, पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट जो पर्वतों का क्षेत्र है हमारे देश में वहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और इन वनों को शंकुधारी वन भी कहा जा सकता है, और वो ये है हमारे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से लेकर के हिमाचल उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, फिर सिक्किम है, और यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इसी के साथ हम डिटेल से जान लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषताएं। ये वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो आपने देख लिया है। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों वाला क्षेत्र है, जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, यानी कि मानसून के आने पर ये अपने आप ही हरे भरे हो जाते हैं और यहाँ पर वनस्पति अपने आप उगाती है। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन अधिक विस्तृत है। ऐसे वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो वृक्ष अपनी पत्तियां अपने आप गिरा देते हैं। इसके बाद जल की उपलब्धता के आधार पर इन्हें आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। और आगे जो है इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन वहां पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो वायु है उसमें नमी पाई जाती है। अतः ऐसे वन प्राय देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय गिरिपद प्रदेशों, गिरिपद का मतलब है जो पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे ढलान से आने के बाद जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनके लिए आया है, उनमें और पश्चिमी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है, और साल, चंदन, शीशम। इन वनों में देखिए बताया गया है कि सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन है। साल, चंदन, शीशम, बांस, रवेर, अर्जुन, कुसुम और सहतूत के वृक्ष आदि प्रजातियां व्यापारिक महत्व वाली हैं। तो इनका व्यापारिक रूप से जो है इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्या बताया गया है इन वनों के विषय में वो हम जान लेते हैं। तो बताया है ऐसे क्षेत्र वर्षा
जो है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच प्राप्त करते हैं, वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और ये प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय पीपल, साल, सागौन और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। अब इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग को कृषि कार्यों के लिए साफ किया गया है और कुछ भाग पशुचारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनके जंगलों में पाए जाने वाले जानवरों में प्राय शेर, सिंह और हिरन, सुअर, हाथी आते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी, सांप, छिपकली और कछुए भी इन वनों में मिलते हैं। अब बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर विस्तार से बताया गया है इनकी विशेषता और इनमें पाए जाने वाले जीवों के विषय में। अब अगला जो वन है वो है कटीले वन या फिर झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश में, देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, और इस प्रकार की जो वनस्पति है वो हमारे देश उत्तरी पश्चिमी भागों में मिलती है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अकेसिया, खजूर और यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप यानी कि पेड़ होते हैं। ठीक है, इनकी प्रजातियां पाई जाती है। इन वनों में बिखरे हुए वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैल जाती हैं। अब जल की कमी होती है तो जड़ें फैल जाती हैं जल की तलाश में। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं और ताकि वाष्पीकरण की क्रिया कम से कम हो सके, शुष्क क्षेत्रों में झाड़ियां और कटीले वन यानी कि पादप पाए जाते हैं। ऐसे वनों में प्राय खरगोश, चूहे, भेड़िए, लोमड़ी, सिंह, शेर, घोड़ा, जंगली गधा और ऊंट पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी जीव इन वनों में पाए जाते हैं। कौन से वन हैं? कांटेदार या फिर झाड़ियां। अब आगे है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के विषय में जान लेते हैं क्या बताया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान में कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी काफी अंतर दिखाई पड़ता है। तो अंतर आ जाता है वनस्पति के आधार पर। जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, लगभग उसी प्रकार का अंतर इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले भागों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1000 से 2000 मीटर तक। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष प्रमुखता से मिलते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, देवदार, सप्रूस, सिल्वर फर और सीडर आदि पाए जाते हैं। तो आप अगर जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, हिमाचल घूमने जाएं तो आप इन वृक्षों को आसानी से देखेंगे। वहां पर बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं ये, और देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। फिर इसके बाद ऐसे वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पहले ही बता दिया गया है, दक्षिण हिमालय का मतलब है कि भारत की तरफ वाला जो क्षेत्र है वो। अब ये जो हमारी तरफ वन पाए जाते हैं बड़े ही गजब के वन होते हैं। आगे देखिए, प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कहा है इसने। सामान्यतः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान ले लेती है। जूनिपर, सिल्वर फर, बर्च और पाइन इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हम हिम रेखा के समीप पहुंचते हैं तो वृक्षों का आकार छोटे होते जाते हैं, अतः झाड़ियों के रूप में या फिर इसके बाद जो है अल्पाइन घास के मैदानों के रूप में विलीन हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं और ठंडे क्षेत्र में जैसे ही हम एंट्री
आगे करते जाते हैं तो ये घास में बदलते चले जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन का मतलब है बिल्कुल छोटे तिनके जैसी घासों में ये रह जाते हैं। इन उपायों के बाद फिर हम देखते हैं कि इनका उपयोग बक्करवाल तथा गुज्जर जैसी घुमक्कड़ मानव जातियां पशुचारण के लिए करती हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति का एक भाग होता है। तो ये भी हमारे लिए एक नॉलेज की बात है कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो है गुज्जर बक्करवाल जो प्रजाति होती है इंसान की वो पाई जाती है। साथ ही बताया गया है कि इन वनों में प्राय चित्रा, हिरन, कश्मीरी महामृग, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंघा, खरगोश, याक, हिम तेंदुआ, रीछ, गिलहरी, आईबैक्स और कहीं कहीं लाल पांडा तथा घने बालों वाली भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। तो ये जो जीव हैं ये विशेष तौर से इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आते हैं हम मैंग्रोव वन की तरफ। मैंग्रोव वन क्या होते हैं तो डियर स्टूडेंट मैं आपको इनकी विशेषता बता देता हूं। ये दलदली वन भी कहलाते हैं, इनको ज्वारीय वन भी कहते हैं, इनको डेल्टाई वन भी कहा जाता है। और ये नदियां जहां डेल्टा बनाती हैं ये वन वहां पाए जाते हैं। इनमें जो पेड़ होते हैं वो पेड़ आधे तो जल में डूबे होते हैं और आधे बाहर की तरफ होते हैं। तो देखिए ये वनस्पतियां तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आता है उनकी सबसे महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं। मिट्टी और बालू इनके तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव जिसमें पौधों की जड़ों में पानी में डूबी रहती हैं और एक प्रकार की वनस्पति है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी तथा कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे अत्यधिक मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। ताड़, नारियल, केवड़ा और एंगार के वृक्ष भी प्राय इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप चित्र के माध्यम से भी मैंग्रोव वन देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए विचार कीजिए, कहा है यदि वनस्पति और जानवर धरती से लुप्त हो जाए, वनस्पति और जानवर ही धरती से लुप्त हो जाए तो क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में भी जीवित रह पाएगा? जैव विविधता और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये संरक्षण आवश्यक है। मनुष्य अब क्या है कि बड़ा ही सेल्फिश प्राणी है। यह धरती पर मौजूद सभी उन संसाधनों को, जीवों को बचाकर रखने का प्रयास करने जा रहा है और रखने का प्रयास करता है, क्योंकि वह आने वाले समय में उन्हीं के जो बच्चे या पीढ़ियां होंगी उनके लिए वो बचाने का प्रयास करता है। तो इसी क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर विश्व प्रसिद्ध जानवर है। इसके अलावा कछुए, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा कई प्रकार के सांपों की प्रजातियां भी इन्हीं जंगलों में पाई जाती है और इन सबको संरक्षण की आवश्यकता है डियर स्टूडेंट। अब अगर हम बात करें वन्य प्राणी की तो देखिए पूरी डिटेल के साथ हमें जानकारी मिलने जा रही है कि भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी काफी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 89,000 यानी कि 89,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कुल विश्व का 13% है। विश्व में जितने पक्षी पाए जाते हैं उनका 13% जो पक्षी हैं वो केवल भारत में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर औषधीय पादप या फिर पौधों के विषय में जानेंगे। प्राचीन समय से भारत अपने मसालों और जड़ी बूटियों के लिए विश्व विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है, जिनमें से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों यानी कि पेड़ों में से 52 जो पेड़ हैं वो अति संकटग्रस्त हैं तथा 49 पादपों के नष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख पादप निम्न है। नंबर 1 है यहाँ पर जामुन। इसके पत्ते फलों से सिरका बनाया जाता है जो कि
यहाँ बताया है वायुसारी और मूत्रवर्धक है तथा यह पाचन शक्ति बढ़ाने में भी गुणकारी है और इसके बीजों का बनाया जाता है सिरका और फिर उसके द्वारा बने पाउडर से भी मधुमेह रोग में रोगी को काफी राहत मिलती है। फिर है अर्जुन। अब ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान में जो दर्द होता है उसके इलाज में ये कारगर है और यह रक्तचाप को भी नियमित करने में बड़ा ही लाभदायक है। फिर है सर्पगंधा। यह रक्तचाप जो होता है हमारे शरीर का उसके निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसको समाप्त करता है। केवल भारत में ही पाया जाता है ये सर्पगंधा। नीम है, यह जैव और जीवाणुओं प्रतिरोधक है। फिर बबूल, इसके पत्ते आंखों की फुंसियों के लिए अत्यंत लाभदायक है और इससे प्राप्त गोंद का शारीरिक शक्ति वृद्धि के लिए प्रयोग होता है। बहुत ही बढ़िया हमारे लिए ये सभी पेड़ हैं। अब यहाँ पर तुलसी के विषय में बताया गया। खांसी और जुकाम की दवा में इसका प्रयोग होता है। फिर कचनार है, फोड़े, अल्सर तथा दमे के रोगों के लिए यह जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इस पौधे की जड़ें और कलियां पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायता करती हैं। अपने क्षेत्र में औषधीय पादपों की पहचान करें। कौन कौन से पौधे किस रोग की औषधि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अति अनिवार्य है। क्या ऐसा संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का लगातार होते जा रहे विनाश को रोका जा सके? ऐसा संभव हो तो आप अपने नोटबुक में ऐसे विचार जरूर लिखें। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मछलियों की 2500 प्रजातियां भी पाई जाती हैं। संसार की कुल मछलियों का लगभग 12% भारत में पाया जाता है। भारत के अंदर विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, स्तनधारी और सरीसृप जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानवर है। यह असम, केरल और कर्नाटक के उष्ण और आर्द्र वनों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा इस क्षेत्र में पाया जाने वाला एक अन्य जानवर है जो प्राय पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कच्छ के रण और थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे, ऊंट पाले जाते हैं। भारतीय भैंसा और चौसिंघा, नील गाय, छोटा मृग, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन तथा बंदरों की अनेक प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें पता चला है कि किस तरह से हमारे देश में जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत विश्व में कितना प्रतिशत हिस्सा शेयर करता है मछलियों में, जैसे यहाँ 12% भारत में पाई जाती हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये आपके लिए नॉलेज है। अब कहा है, क्या आपको पता है भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ था? जी हाँ, 1972 में। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में आता है। फिर 1973 में क्या होता है कि डियर स्टूडेंट, 1973 में हमारे देश का पहला कंजर्वेशन यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, वो बनता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भारत संसार का एकमात्र देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक निवास गुजरात में गिर के जंगल हैं और गिर नेशनल पार्क भी है। भाग जो ये हमारा बाघ है ये झारखंड तथा मध्य प्रदेश के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र तथा हिमालयी क्षेत्रों में मिलते हैं। दिल्ली यहाँ पर बताया गया कि बिल्ली प्रजाति के सदस्यों में तेंदुआ शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों के जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। लद्दाख की बर्फीली चोटियों में याक पाए जाते हैं। यह गुच्छेदार सींगों वाला एक क्या होता है कि बैल जैसा जीव होता है।
हम याक की बात कर रहे हैं, जो भार में लगभग 1 टन का होता है। और तिब्बती बारहसिंघा, भारत नीली भेड़ और जंगली भेड़ तथा तिब्बती जंगली गधे भी यहीं पर पाए जाते हैं। फिर किसी किसी क्षेत्र में लाल पांडा देखने को भी मिलता है। बहुत ही गहरी बातें हमें पता चल रही हैं। यहाँ आप देखिए, क्या आप जानते हैं एशियाई शेर जो है ये बताया गया कि केवल गुजरात के गिर जंगल में ही पाए जाते हैं। और फिर है नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो संसार में केवल भारत में ही पाया जाता है। अनेक रंग बिरंगे पक्षी भारत में पाए जाते हैं, जिनमें मोर, तोता, बतख और सारस, मैना तथा कबूतर आदि की प्रजातियां हैं, जो प्राय देश के वनों और आर्द्र इलाकों में ही पाए जाते हैं। अब बताया गया है कि हमारी फसलें जैव विविधता, पर्यावरण यानी कि खाने योग्य पौधे के बताया गया है आप लोगों के लिए, जो हमारी जैव विविधता है और पर्यावरण है, ये सभी खाने योग्य पौधों के नीचे से चुनी गई है। फिर देखिए, हमने बहुत से औषधीय पादपों का प्रयोग करके उनका चुनाव किया है। और इसी प्रकार दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। कुछ जानवर हमें बोझा ढोने के और कृषि कार्यों के तथा यातायात के साधनों के रूप में हमारी मदद भी करते हैं। इनसे हमें मांस तथा अंडे भी प्राप्त होते हैं। जहां मछली से पौष्टिक आहार मिलता है, वहीं बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों और फलों तथा वृक्षों में परागकण में हमारी मदद करते हैं तथा हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। और लगभग हर प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में अपना विशिष्ट योगदान है, अतः इनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रजातियां हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं, मनुष्य ने अपने यूज के लिए इनका बहुत ही ज़्यादा विनाश किया है और अब ये संकट में है। इसके बावजूद भी हमारे जो ये प्रजातियां हैं, इनमें से 20 प्रजातियां तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के इस असंतुलन का प्रमुख कारण जो है वो लालची व्यापारियों द्वारा अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक मात्रा में शिकार करना और रासायनिक तथा औद्योगिक अवशिष्ट और तेजी यहाँ पर बताया है कि तेजाबी जमाव के कारण भी प्रदूषण तथा विदेशी प्रजातियों का हमारे देश में प्रवेश और कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई भी पारिस्थितिक तंत्र के इस असंतुलन का मुख्य कारण है। और इन सभी में केवल और केवल मनुष्य का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। फिर सरकार ने इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो नंबर 1 है, देश में तो बताया है कि देश में 14 जीव मंडल नीचे अथवा आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 4 सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा वहीं है, पश्चिम बंगाल तथा मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और नंदा देवी उत्तरांचल तथा नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की गन्ना संसार के जीव मंडल नीचे के रूप में की गई है। नंबर 2 है, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को आर्थिक तथा तकनीकी मदद देने की योजना बनाई गई है। नंबर 3 है, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, शेर संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन स्थापित करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। फिर है नंबर 4, और नंबर 4 में बताया है 49 वन्य प्राणी उद्यान
और 89 नेशनल पार्क तथा कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बहुत ही जबरदस्त जानकारी यहाँ मिली है हमें। फिर यहाँ देखिए और भी बहुत सी जानकारियाँ, रोचक बातें हमें पता चल रही हैं। तो क्या क्या और बातें हैं, हम सभी को अपने जीवन के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधाधुंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। अब यहाँ पर 14 जीव मंडल नीचे यानी कि आरक्षित क्षेत्र उनके नाम दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला है मन्नार की खाड़ी, फिर है नंदा देवी, फिर है नाक रेक और फिर है ग्रेट निकोबार और उसके बाद है अक्स्तमलाई और पंचमढ़ी, फिर है अचनकमर अमरकंटक और सिंपली पाल, फिर यहाँ सुंदरवन और ये है नीलगिरी, फिर मानस है, डिब्रू साइकाबोव है और कंचनजुंगा है, फिर यहाँ पर दिहांग दिबांग है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आते रहते हैं ये सभी जीवमंडल नीचे, इनके विषय में आपको याद रखना जरूरी है। अब यहाँ देखिए प्रवासी पक्षियों के विषय में बताया गया है। भारत में कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में यहाँ साइबेरियन सारस बड़ी संख्या में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान एक कच्छ का रन है, जहाँ पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है और वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें अपने घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश के अनेकों दर्शनीय स्थलों में से यह भी एक है, और क्या इसे हमारी कीमती धरोहर नहीं माना जा सकता? तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से इन पक्षियों को संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने एक जो क्षेत्र है जीवमंडल निचय के तौर पर उनको फिक्स किया है और बड़े ही अच्छे से इनके लिए योजनाएं बनाई है, लेकिन फिर भी ये संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। इसके केवल यही समाधान नहीं है कि इनको जगह प्रोवाइड करवाई जाए, इसके बहुत से कारण हैं। हमारा यातायात, जो ट्रैफिक है उससे होने वाला प्रदूषण है, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, हमारी जो तकनीकी है, हमारा जो मोबाइल है, जो हमारे वायरलेस सिस्टम हैं, ये सारी जो तरंगे हैं, वेव हैं, ये भी इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते जा रहे हैं। और ये सभी कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको पता ही है। हम एरोप्लेन उड़ाते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, हम टावर बनाते हैं, हम पटाखे बजाते हैं, हम फैक्ट्रियां चलाते हैं, ना जाने क्या क्या हमारी एक्टिविटीज़ इस पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक जीव के जीवन का संकट ला खड़ा किया है। अब यहाँ जरा हम नज़र डालते हैं हमारे भारत के मानचित्र में, और बताया है भारत वन्य प्राणी एवं राष्ट्रीय पार्क। भारत में वन्य प्राणी और राष्ट्रीय पार्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो देखिए, जो लाल स्टार का संकेत बना हुआ है, ये क्या है? जंगली आश्रय स्थल है। यहाँ पर एक तरह से जंगल का क्षेत्र है और ये शिकार के लिए अवैध किया गया है। कोई यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता और किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं कर सकता शिकार आदि की। यहाँ केवल वहीं पर रहने वाले आदिवासी लोगों की ही एंट्री होती है, या फिर जो गवर्नमेंट की आज्ञा पत्र पा करके अपने व्यापार के लिए उसमें जाते हों। फिर यहाँ पर अर्ध गोलाकार जो दर्शाया गया है वो है पक्षी आश्रय स्थल। ये केवल पक्षियों के लिए है। फिर ऊपर वाला हमारा जंगली आश्रय स्थल था, ये पक्षियों के लिए है। और जो यहाँ पर आप आयताकार रूप में डार्क देख रहे हैं, ये जहाँ बना है वहाँ केवल राष्ट्रीय उद्यान है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से ध्यान देना है। तो सबसे ऊपर हम देखते हैं हमारे लेह लद्दाख की तरफ। तो यहाँ देखिए दची ग्राम आया है,
मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी मैप की, उसमें आपको बताया था कि यहाँ दची ग्राम जो है वो क्या है, जंगली आश्रय स्थल है, प्राकृतिक रूप से आश्रय स्थल है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो बर्फीला भालू होता है वो पाया जाता है। फिर इसके बाद राजाजी नेशनल पार्क यहाँ हम देख सकते हैं, और वो कहाँ है, उत्तराखंड में। तो आप ये देखिए, और ये प्राकृतिक रूप से भी है। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं, हरियाणा में ये गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार है। फिर इसके बाद यहाँ पर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ है, ये हमारे राजस्थान में है। फिर इसके बाद भरतपुर है, और भरतपुर में क्या है, ये पक्षी आश्रय स्थल है। और रणथंभौर भी इसी के नीचे गुजरात में है, नहीं सॉरी राजस्थान में है, और यहाँ पर भी जो है प्राकृतिक आश्रय स्थल है। अब हम देखते हैं दुधवा नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ भी जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी यहाँ राष्ट्रीय उद्यान दर्शाया गया है, ये आप यहाँ अच्छे से ध्यान रखें। फिर देखिए चंद्रप्रभा है, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें शिवाजी पार्क की, तो वो आपको कहाँ मिलने वाला है, वो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर। फिर हम आते हैं बिहार से नीचे कहाँ, झारखंड की तरफ। तो यहाँ भी प्राकृतिक आश्रय स्थल है, राउरकेला है। और फिर देखिए यहाँ मानस अभ्यारण्य है, और मानस अभ्यारण्य है, और काजीरंगा भी यहाँ बताया गया है, तो गैंडे का चित्र है। और फिर यहाँ पर प्राकृतिक आश्रय स्थल भी है, ये आपको ध्यान रखने हैं। सिक्किम, और सिक्किम के नीचे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की तरफ यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी प्राकृतिक आश्रय स्थल है। अब हम चलते हैं उड़ीसा में, तो सिंपली पाल ये काफ़ी हद तक आजकल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा रहा है, सिंपली पाल। और फिर है चंदका, ये भी उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कान्हा किसली नाम का यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली। फिर इससे नीचे हम महाराष्ट्र में आते हैं, तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। तदावा है, और फिर यहाँ पर कवाल है, और कन्हेरी है या कन्हेरी है। और फिर यहाँ हम देखें तो महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच यहाँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ भी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक आश्रय स्थल है। और फिर इससे नीचे जो हम आते हैं छत्तीसगढ़ के नीचे, यहाँ भी तेलंगाना में जो राष्ट्रीय आश्रय स्थल है जीवों के लिए वो बना हुआ है। फिर इसके बाद हम देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ है गुइंडी नाम का यहाँ दिखाया गया है। फिर है वेदान बंगम जो है ये तमिलनाडु में है। इसके बाद पेरियार की अगर हम बात करें तो ये आपका केरल में है, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। फिर यहाँ पर हम बात करें मुद्र मध्य, और ये कहाँ है, ये आपका केरल में ही है। और केरल से ठीक ऊपर कर्नाटक और केरल की सीमा पर बांदीपुर है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं रंगाटीट है, रंगाटीट। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ एक एक पार्क के विषय में, एक एक राष्ट्रीय उद्यान के विषय में सरकार ने इन सबको जो है स्थापित किया है। अब हमने गुजरात का जो गिर पढ़ा था वो यहाँ है, गुजरात का गिर जंगल है ये यहाँ पर, और गिर जिला भी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ही एशियाई सिंह का यानी कि शेर बब्बर जिसे हम कहते हैं उसका घर है। और यहाँ हम एक एक करके हमने इनको जाना है। ये आप सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, समझें।
इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपकी लाइफ में आपको लाखों बच्चों से ऊपर जो मेरिट होती है उसमें आगे कर देगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर प्राकृतिक जो हमारी वनस्पतियां हैं और वन्य जीव हैं उसके विषय में 9th क्लास की जियोग्राफी से हमने चैप्टर नंबर 5 को बड़े ही अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास किया है, एक्सप्लेन किया है। और फिर भी आप लोगों को इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर इस विषय से अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का शेयर जो है वो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से, अपने पढ़ने वाले जितने भी आसपास बच्चे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और आपको किस तरह से इस चैनल में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगती है और कैसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएं, ऐसा भी आप हमें सुझाव ज़रूर दें। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट तो अवश्य ही करें और साथ ही साथ लाइक करना न भूलें। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भविष्य में और भी महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो हम जल्द ही एक और बढ़िया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो हमने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। हम एक एक स्टूडेंट की बड़ी अच्छे से तैयारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को उतने अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और एक एक करके सभी चैप्टर के हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।